तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसा ही मैं आपको पहले भी अभी भी मैंने बताया इसके बारे में कि आपको ये बहुत शांति से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इसे परफेक्ट बनाना है। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में फोर्थ पीरियड में स्टार्ट होते हैं। जैसे नहीं, एक मिनट रुको। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एक बार। कुछ ना समझ आए आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि हम पूछेंगे तो सर कुछ कहेंगे। जी कुछ नहीं कहेंगे, आप सब पूछ लीजिएगा, लेकिन जल्दी पूछिएगा। ऐसा नहीं हो कि अगला टॉपिक चल जाए और आप पिछला पूछ रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लिखते हैं जैसे स्कूल, पब्लिक स्कूल, ये आप जानते हैं ना, पब्लिक स्कूल। ये भी आप ना जानते हो तो ये आप मुझे बता दीजिएगा। फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पुलिस, या दिल्ली पब्लिक स्कूल। पुलिस को क्यों फालतू बता रहे हो? अब देखिए, अरे यार ये बच्चे ना मैसेज भी नहीं पढ़ते हैं। आएगा आएगा, अब आता है लास्ट में। अब सुनिए, तो हम इस पे नंबर डालेंगे 1। सबसे पहले नंबर एस पे लगाना चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पी पे नंबर 2 से लगाना है। 2 3 4 5 6 7। डी पे 3 से 3 4 5 6। एफ पे 4 से। याद रखिएगा, छोटी छोटी बात भी जो मैं बताऊंगा उस पर गौर कीजिएगा। आप अभी से माइंड में अगर ये बिठा लेंगे कि आपको ये आता है और आप तो कर लेंगे, तो फिर आप गलत करेंगे उसे। तो इसलिए सीख लीजिए, अभी बता रहा हूं मैं। ये ऐसे ऑर्बिटल्स तैयार कर लेनी, ये सब शेल है। वैसे किसको सब शेल बोलना है, किसको ऑर्बिटल, अभी बताते हैं। एस जितने भी हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जितने भी एस हैं उनमें 2 लिख लीजिए पहले आप। जो भी पी है उनमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये डायरेक्ट याद कर लेना ही फायदेमंद है। आज ये समय नहीं है कि हम इसके पीछे पड़ें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैप्टर का कंटेंट बहुत ज्यादा है। एस में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चीज और याद रखना, जैसे ये 2s लिखा है तो ये सब शेल है। जैसे ये सारी सब शेल है, 1s सब शेल, 2s सब शेल, 2p सब शेल, ये सब शेल है। यहां लिख देता हूं, माइंड में रहेगा। दीज ऑल आर सब शेल, दीज ऑल आर सब शेल। अब आज आप एटम के अंदर क्या होता है वो नहीं सोचिएगा, आज आप यहां देखिए कि मैं कैसे बताता हूं इसे। मतलब मैं इसी तरीके से बताऊंगा कि पीछे की चीजों की उतनी जरूरत ना पड़े। ये सभी सब शेल है। तो सब शेल जो होती है एस, उसमें एक ही ऑर्बिटल होती है। जो पी सब शेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल होती है। जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी आधी ऑर्बिटल होती है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल है। सभी पी में 6 आते हैं तो सभी पी में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। एफ में 14, ओ एफ में 7 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल्स हैं, ये बॉक्स, ये सब शेल नहीं है। सब शेल ये है एफ। डी सब शेल, ये उस सब शेल की ऑर्बिटल है। पी सब शेल की ऑर्बिटल, एफ सब शेल उसकी ऑर्बिटल। अब देखिए, सिंपल हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से। जैसे स्कैंडियम, सबसे पहले स्कैंडियम की लिखेंगे 21। और हम ये सोचेंगे कि वाई
स्कैंडियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको कुछ चीजें सीखनी है, देखो मैं बता दूं, फिर से मैं वो बात कह दूं जो मैंने कही थी कि आप अगर ये सोच लेंगे कि अभी से ही कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, तो फिर आप अटकेंगे और गलत करेंगे। इसीलिए सुनिए मेरी बात को। वाई स्कैंडियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम। स्कैंडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये कैसे देखा जाएगा, ये दो बातें आपको सीखनी है। जब स्कैंडियम 21 है, 21 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ये होते हैं 2 2 4 ऐसे गिन लीजिए। देखो 21 है ना, 21 है एटॉमिक नंबर, 21 इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम के। ये इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 6 10, तो ऐसे गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। यहां 10 तक आ सकते हैं, लेकिन आपके पास तो एक ही बचा है, तो आपके 3D में एक ही आएगा 21। 21 तक गिनना है ना, तो आप इसे उतार लीजिए। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d, हाँ 3d1, ये 21 हो गए। देखिए 3d में 10 तक आ सकते हैं, आपके पास एक ही बचा है। 10 तक आ सकते हैं, 10 ही होंगे ये नहीं लिखा है। आपके पास एक ही बचा था, 20 यहां तक फिल हो गए, तो एक बचा था, तो 21 एक ही डालेंगे आप। अब देखिए कि इसको अरेंज करना होता है। अरेंज करने का मतलब समझिए, अरेंज करने का मतलब है कि सबसे पहले आपको 1 वालों को लिखना है। जैसे आप ये गड़बड़ देख रहे हैं, 3 4 और फिर 3 आ गया, तो ये अरेंज नहीं है। आपको भरना हमेशा ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही भरना है। भरने के बाद अरेंज कर लेना है। जैसे सबसे पहले 1 वालों को लिखो, 1 में एक ही है 1s2, फिर 2 वालों को लिखो, 2 में 2 है और वो अरेंज ही है। 3 वाले अरेंज नहीं है, एक ये है, एक ये है और एक वहां जा रहा है, तो तीनों को एक साथ लिखो, 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। अब ध्यान से सुनो, अब यहां निशान लगाओ कि ये फर्स्ट शेल है, शेल सब शेल नहीं, फर्स्ट शेल, ये पूरी सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, सेकंड शेल में 2 सब शेल है, थर्ड शेल में 3 सब शेल है और फोर्थ शेल में एक ही सब शेल है। ये जो अंदर की 3 है, ये इनर शेल है, इनर शेल। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, जो मैं छोटी छोटी डिटेल बता रहा हूं, आसान बनाएंगे चैप्टर को, कंप्लीट करके आसान। ये आउटर शेल है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि भाई जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आउटर शेल है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं है। आप सीखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे सीखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने का कोई रूल नहीं होता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। भाई साइंटिस्टों ने आज तक क्या देखा है, साइंटिस्टों ने आज तक देखा है कि स्कैंडियम में कौन कौन स्कैंडियम में कौन से इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम के बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पता लगा कि स्कैंडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s वाले और ये 3d वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे हम हर एटम का कैसे पता करेंगे भाई, पूरे डी ब्लॉक में एक ही रूल चलता है, वो ये है कि जो सबसे बड़ा नंबर है 4s, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इनर शेल में अगर कोई ऑर्बिटल खाली है, ये सभी के लिए होता है रूल कि एक तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनर शेल को भी देखना होता है, अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनर शेल में कोई ऐसी सब शेल तो नहीं है जो खाली हो, ये रही, तो वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आएगी।
तो वो ऑर्बिटल जो आउटर है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगी, और वो ऑर्बिटल जो भरी हुई नहीं है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगी। तो आपको हमेशा डी ब्लॉक में सबसे लास्ट वाला एस और उसके ठीक पहले जो डी है, इन दोनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। सुनने में बड़ा आसान लगता है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है बच्चों को, जो इन्हीं में से कुछ बच्चे ऑफलाइन आते थे, मैंने छोटी छोटी बातें भी उनसे अगर पूछी है तो उन्हें मालूम नहीं होती थी। तो सुनने में बड़ा आसान लगता है कि ऐसा कर लेंगे। अभी मैं किसी बच्चे को दे देता हूं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो वो बगल वाले से कहने लगता है वो ऑर्डर क्या था, याद है वो ऑर्डर क्या था वो ऑर्डर। तो ये तरीका नहीं है, ये आप फिर वो ऑर्डर भी क्या पेपर के टाइम पे याद करेंगे, कुछ भी अगर हैंड टू हैंड याद नहीं करेंगे तो आप सिर्फ पास होंगे। अगर आप हैंड टू हैंड चीजों, अब तो फिर भी हैंड आ गया है तो अब तो हैंड टू हैंड ही याद कर लीजिए। तो अगर डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, ये ऐसे चैप्टर है जिनको हैंड टू हैंड याद करना होता है, इसमें रीजनिंग है बहुत ज्यादा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो मैं एक और ऐसा, अब ये हाँ, ये डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन मैंने डी में भरा था। किसी भी एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में भरा जाता है, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है आखिरी, तो वो एस सब शेल है, वो एस ब्लॉक में आएगा। किसी एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो वो डी और डी ब्लॉक में आएगा। किसी एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो वो एफ ब्लॉक में आएगा। ये डी में जा रहा है आखिरी, वो तो बाद में आपने अरेंज किया है तो आखिरी में 4s आ गया एंड में, मगर आपने भरा एंड में डी ही था, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इसके एंड में डी इलेक्ट ऑर्बिटल को भरा गया है। तो एलिमेंट वो एलिमेंट इन इच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into d ऑर्बिटल। डी सब शेल की 5 ऑर्बिटल होती है, उनमें से किसी भी ऑर्बिटल में ये लिखा है कि ऐसे, जैसे डिटेल खोल के बोल दूं तो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल की किसी भी ऑर्बिटल में चला जाए, इन शॉर्ट एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो। तो ये स्कैंडियम इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसे लिखा रहने देते हैं। एक चीज और मैं आपको सिखाई दे रहा हूं, भाई गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। ये बहुत ही समझा समझा के थक चुका हूं मैं बच्चों को कि कैसे पढ़ना है। देखो बच्चे कोई भी हो, वो किसी भी तरीके से अपनी गलती किसी भी तरीके से नहीं मानेगा, उसको ना समझ में आने में या उसके नंबर कम आने में। और मोस्टली केसेस में देखिए टीचर सभी को बराबर समझाता है। अब हम सभी को बराबर समझा रहे हैं, हम अंश को बराबर समझा रहे हैं, अर्श को, आरची को, स्नेहा को, हम सबको बराबर समझा रहे हैं। आपको कम ज्यादा जो हो रहा है वो कम ज्यादा मोस्टली आप कर लेते हैं। मैं नहीं किसी को कम समझा रहा हूं, मैं सबको बराबर समझा रहा हूं। आप समझ रहे हैं कम ज्यादा, ये इस पे जरा थोड़ा गौर करना, आगे के लिए काम आएगा। अब सुनो, जैसे आयरन है Fe, और ये अच्छा एग्जाम्पल भी है, सुनने में अच्छा लगता है। आयरन 26, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो वही 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ये बिना अरेंज किए हैं, ये यहां से लिखा गया है, आपको भी ऐसे ही लिखना है, फिर उसको अरेंज कर लेना है। और थोड़ा पेशेंस दिखाना है मेरी तरह, जैसे मैं बोल रहा हूं आराम से, इस तरीके से आराम से बात को सुनना है। सभी को मालूम है कि आप सुबह से ही पढ़ रहे हैं और मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी जितनी हिम्मत है उसे बटोर के यहां देखना है। ये मैंने अरेंज कर दिया है इसको,
फिर से ये तीनों इनर शेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये आउटर। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें आउटर तो आएगा ही 4s, और इनर में अगर कोई सब शेल खाली है जैसे ये, और अगर आप सीधा रटना चाहते हैं तो आप ये लीजिए और उसके ठीक पहले जो डी दिखेगा आपको वो ले लीजिए 3d6 4s2 अरेंज करने के बाद। तो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया है। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को बॉक्स मेथड से भी एक बार सीख लीजिए, हाथ से निकाल लेते हैं, फिर आप कर लेना जो आपको कर, जितना आपको करना है। ये 2-3 पेज इंट्रोडक्शन यही है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा कुछ हम कुछ पुराना पढ़ रहे हैं, 2-3 पेज इसी बारे में है, इसलिए मैं आपको भी समझा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब यही कॉन्फ़िगरेशन आपको बॉक्स मेथड से लिखनी आनी चाहिए, जिसको ऑर्बिटल मेथड भी कहते हैं। इसके लिए पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज कर लेना है। आप नौसिखिए हैं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं, तो इसलिए आपको पहले ही मैं लिख के दे रहा हूं कि अरेंज करके रखना। ये नौसिखियों के लिए है जो कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तेज हो जाते हैं, वो कैसे भी लिख लेते हैं, उनके पास कई तरीके होते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन थी, तो जो एस है, मैंने आपसे कहा एस की एक ही ऑर्बिटल है, तो आप ऐसे लिखिए 1s, एक ही बॉक्स बनाइए। आप लिखिए 2s, इसमें भी एस आ रहा है तो एक ही बॉक्स बनाइए। आप लिखिए 2p, 2p में 3 बॉक्स बनाइए, p आ रहा है ना। 3s, s शब्द आते ही आपको एक बॉक्स बनाना है। p शब्द आ गया तो आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। d आ गया तो आपको 5 बॉक्स बनाने हैं, और s आ गया तो आपको फिर से एक बॉक्स बनाना है। तो टोटल 26 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए 1 2, 2 इसमें, 2 इसमें, 6, 1 2 3। हाँ, पहले सिंगल सिंगल फिल करने हैं। ये आपको याद होगा कि पहले अगर आप एक ही सबशेल की कई ऑर्बिटल फिल कर रहे हैं तो पहले सभी में सिंगल सिंगल डालना है और फिर डबल करना है। तो अगर मान लीजिए आपके पास भरने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन होते तो एक एक आता, 3 होते तो एक 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 आता, 4 होते तो एक 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 और एक, 5 है तो एक 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 एक, 6 है तो आप फिर सबको डबल कर लीजिए। 3s में 2, फिर से सिंगल 1 2 3 4 5 6। 4s में अभी 3d में 6 है तो 1 2 3 4 5 और एक 6, 4s में 2। ये बॉक्स मेथड। अब लेट सपोज कि आपसे कोई कह रहा है कि Fe3+ लिखिए, Fe3+ लिखना है आपको, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि Fe3 में 23 हो गए, 3 कम कर दिए, 26 में से 3 कम कर दिए कि भाई 23 हो गए तो मैंने 23 भर लिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23, गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई Fe3+ देता है लिखने के लिए, जो कि देगा, इस चैप्टर में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन रट जाएंगी बिल्कुल, तो आपको कोई Fe3+ लिखने के लिए देता है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने क्या किया कि Fe3 में ज्यादा दिमाग लगा दिया और 23 इलेक्ट्रॉन लिख के आपने ऐसे भर लिया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 26, ओ 20 3 23। इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले Fe ही लिखेंगे। जब आपको Fe3+ बोलेगा कोई तो आप पहले Fe ही लिखेंगे। जब आप Fe लिख लेंगे तो आप बाद में Fe में से 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। तो यहां 2 चीजें सीख लीजिए, एक तो इलेक्ट्रॉन हटाने कैसे हैं और एक आयन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। तो जैसे मैं इसको हटाता हूं, पहले इसे भर लीजिए 1s, ओ बॉक्स बनाने पड़ेंगे मुझे भी, चलो बड़ा काम पकड़ लिया मैंने। 1s 2, 2s 2, 2p 1 2 3 4 5 6, 3s 2, ये हो गया आपका 12 तक शायद, और ये 3p 6, ये हो गया आपका 18,
1 2 3 4 5 6 18। फिर ये 3D और ये 4 है। पहले ये FC ही है पूरा, अभी FT है, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है जी, किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो पहले तो सबसे लास्ट में से एक गया, दूसरा भी इसी में से जाएगा। अब तीसरे का नंबर यहां से आएगा, सबसे पहले वो निकालना है जो डबल है, ये नहीं निकाल देना है। अब यहीं पे सीख लो, लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो एक चला जाएगा, ये 2 निकालने होते ये दोनों चले जाएंगे, 4 निकालने हो 1 2 3 और ये चौथा है। फिर से 4 देखना, एक गया 2, ये जो डबल था ये तीसरा है जिसे भगाएंगे आप, ये चौथा है। अगर 5 निकालने हैं 1 2 तीसरा डबल वाला, पहले डी में डबल का नंबर आएगा, फिर चौथा, फिर पांचवा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब मैं एक टेबल बनाता हूं, अच्छी सी उसको देखिए, नजरों में भरिए उसके, आपको ज्यादा से ज्यादा आसान लगना चाहिए, ऐसा फील कीजिए जैसे आपको ये फिर मैं देखो वही बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको, आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ आता है। आप अगर यही सोच के पढ़ने लगेंगे तो आप चीजों को देखेंगे नहीं। एक दिन मैथ की क्लास में पढ़ रहा था, बहुत जब मैं छोटा था, 12वीं क्लास में था, तो मैथ वाले सर कुछ क्वेश्चन करा रहे थे, मैं ट्यूशन में पढ़ता था और मैं मैथ में होशियार था, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि मुझे देखना चाहिए बोर्ड पर, और वैसे भी उनका तरीका अलग होता था कराने का, वो मुझे इतना पसंद नहीं आता था। तो वो क्वेश्चन करा रहे थे, उन्होंने मुझे देखा कुछ बात करते हुए, तो उन्होंने मुझे टोका, तो मैंने कहा ये तो मुझे आता है सर, इसलिए नहीं देख रहा मैं। तो उन्होंने कहा चल करके दिखा, मैंने करके दिखाया, मुझे पूरा पक्का पता था कि वो मुझे आता है, लेकिन वो मुझसे नहीं हुआ, ये तो मेरे साथ हुई घटना है। तो फिर उसने बहुत कुछ मेरे को बोला, लेकिन मुझे उसका कोई दुख नहीं है। सुनिए, तो वही मैं कह रहा हूं, आपको लगता है कि आपको आता है, कई चीजें आप ऐसे कर देते हैं, ये तो कर लेंगे। सुनिए, अब ये टेबल बनाएंगे आप भी इतनी टेबल बनाना सीखेंगे। बिना टेबल बनाए अगर आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वो आप कभी भी, वो हाँ उसमें आपके उसके हाथों में वो क्या कहते हैं उसे, उतना आपके माइंड में नहीं आएगा डी ब्लॉक जितना आना चाहिए। यहां से लिखा, देखो डी ब्लॉक का जो पीरियड है ना, फोर्थ है। डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। फोर्थ पीरियड में जब स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सबसे पहले आपको पता है क्या आना चाहिए, आपको डी ब्लॉक लिखना आना चाहिए, कि आपने डी ब्लॉक लिखना आता है मेरे को, बिना किसी सोच के, बस सीधा आपको ये सोचना है कि मैं पहले फोर्थ पीरियड में पूरे डी ब्लॉक को लिखना सीखूंगा। जब आप डी ब्लॉक लिख लेंगे तो आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम के मैंने आपको लिख के दिखाए थे 3d1 4s2, टाइटेनियम के आएंगे 3d2 4s2। अब अगर मैं ये लिख देता हूं और आप कहते हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, या मेरे को ये दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो हम वहीं के वहीं हैं, तो फिर गड़बड़ हो गई। तो इसलिए ये ही बस आज समझाने का मकसद है मेरा, कि आप ऐसे आइए पढ़ने जैसे कि डी ब्लॉक में, जैसे आपको कोई पीछे की चीज में डाउट ही नहीं है। ये आप आराम से लिखिए, कोई आपसे पूछे उसको बताइए। ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो ये कॉन्फ़िगरेशन में ये नहीं समझते हैं, रट लेते हैं। देखो कोई भी कह देगा D1 के बाद D2 आएगा, D3 आएगा, लेकिन इसमें बहुत कुछ है, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर अरेंज करनी है, तब ये आता है 3d4। और ये भी है कि हम 3d को क्यों लें भाई, आउटर इलेक्ट्रॉन क्यों ना लें। अब इसमें ये देखिए, क्रोमियम एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दीजिए। 3d1 3d2 3d3 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो 3d5 पर आ जाइए। 3d5 4s2 3d6
4s2, 3d7, 4s2, 3d8, 4s2, ये भी एक्स सेक्शन है तो 10 पे आ जाइए, 3d10, 4s2। कहने का मतलब मेरा, आप मेरे भरोसे क्यों रहते हैं, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन उसी प्रिंसिपल से लिख लेनी है, एसएस और पीपी वाले से, यही आएगा, कोई गड़बड़ नहीं आएगा। मगर आप अब मेरी बात सुनना, जैसे क्रोमियम का केस है 24 एटॉमिक नंबर इसका, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन में क्यों गड़बड़ आ रहा है। जैसे आप कहते हैं कि हर एटम को जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रिंसिपल से लिखनी चाहिए, 1s के बाद 2s आना चाहिए, फिर 2p, फिर 3s भरना है, फिर 3p भरना है, फिर 4s भरना है, फिर 3d भरना है, फिर 4p भरना है, फिर 5s भरना है, ठीक है, फिर 4d 4d भरना है, फिर 4p भरना है, नहीं नहीं 5p भरना है, फिर 6s भरना है। ये जो प्रिंसिपल है इसको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहते हैं, इसे बोर्ड्स ने दिया था। ये इलेक्ट्रॉन्स को भरना बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे किसी भी एटम में। तो देखो, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, फिल किए जाएंगे, ये एक बहुत कठिन बात है। आप सोचिए एटम कितना छोटा होता है और कितना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, जिसे किसी ने मुश्किल से कभी देखा है। और इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी होता है, यानी वो कभी भी टूटकर वेव में बदल जाता है, फिर उस समय तो उसके एग्जिस्टेंस का समझ में भी नहीं आता है कि वो है कहाँ एक्चुअली में, क्योंकि वेव किसी एक पोजीशन पर नहीं होती है। अब आप यहीं पर एक बात समझिए कि आप कितनी कठिन चीज को कितनी सिंपल तरीके से बता रहे हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए इस प्रिंसिपल को, क्योंकि एक ऐसी बात बता देता है जो बहुत ही मुश्किल से, अगर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता हर एटम के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अब ये 24 इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम के अंदर बहुत सारी ऑर्बिटल्स हैं। अब उन 24 इलेक्ट्रॉन में से किसको किस ऑर्बिटल में फिल करना है ये प्रिंसिपल बताता है। मगर प्रिंसिपल किस बेसिस पर बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करना है। प्रिंसिपल इस बेसिस पर बना है कि अगर आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन कम से कम रहता है और एटम की स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहती है। तो जिन्होंने भी ये प्रिंसिपल बनाया है उन्होंने ये बात ध्यान में रखी है कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता है अपने अंदर, तो उस एटम के अंदर रिपल्सन कम से कम रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के बीच। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रिंसिपल से भरते हैं तो फिर आप ये नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन कम से कम रहेगा। मगर क्रोमियम इस प्रिंसिपल को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि क्रोमियम जानता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रिंसिपल दुनिया में है भी। प्रिंसिपल आप जानते हैं, आप यूज करते हैं, क्रोमियम नहीं। प्रिंसिपल भी यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हम जो है वो इलेक्ट्रॉन को फिल करवाते हैं कम से कम रिपल्सन के अकॉर्डिंग। तो क्रोमियम के केस में ये प्रिंसिपल फेल हो जाता है, क्योंकि क्रोमियम पर एक और तरीका है जिससे रिपल्सन प्रिंसिपल की वजह, प्रिंसिपल के कंपेयर में रिपल्सन अगर क्रोमियम का तरीका इस्तेमाल करे तो और भी कम रहेगा। और क्रोमियम को इस बात से कोई दुख नहीं है कि उसने प्रिंसिपल इस्तेमाल किया या नहीं, क्योंकि ना उसने प्रिंसिपल पढ़ा है ना ही वो प्रिंसिपल जानता है। क्रोमियम तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन कम से कम रहे। अब कुछ समझदार बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये एक बहुत छोटी बात है जिसको मैंने इतनी देर बताया, क्योंकि उनके लिए ये एक सिंगल एग्जाम्पल है, लेकिन मेरे लिए अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनमें एक्सेप्शन है। अब कोई बच्चा उन एक्सेप्शन को देखकर डर भी सकता है। वो ये देख सकता है कि इस ग्रुप में सर कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं और ग्रुप में कई आइटम ऐसे हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन मैं नहीं लिख पा रहा हूं। तो मैं उस बच्चे को ये समझा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एटम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गॉस प्रिंसिपल को फॉलो करे, ना करे तो आपको डरना नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। दरअसल प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई ठीक से नहीं हो पाता है, हर एटम के बारे में प्रिंसिपल नहीं बता पाता है। तो कुछ एटम ऐसे भी हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन हमको याद रखनी होती है।
जब आप ये मन बना लेंगे कि इन एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन मैं याद करूंगा, तो वो आपको समझ में भी आने लग जाएंगे। तो जैसे क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, और ये अरेंज है, पहले से अरेंज करके बता रहा हूं मैं, अरेंज करके 1s में एक ही बॉक्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में एक ही ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p, और ये ज्यादा छोटा छोटा कर दिया ना, 1 2 3 4 5 6, 3s में 2, 3p में 6, 1 2 3 4 5 6। अब आ जाइए 3d पर। तो जब आप इसे अरेंज कर लेंगे तो 3d में 1 2 3 4 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ऐसा प्रिंसिपल कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किए जाएं तो ये एटम क्रोमियम जितना ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो सकता है हो जाएगा। लेकिन क्रोमियम ये जानता है कि अगर 4s वाले इलेक्ट्रॉन को 3d में रखा जाए तो ये ज्यादा स्टेबल है, प्रिंसिपल से भी ज्यादा। अब आपको समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूं, आपका माइंड मेकअप करने के लिए, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, अपने शब्दों में देखना रिकॉर्डिंग दोबारा। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि आपके हिसाब से ये ऐसा है कि ऐसा करने से जितनी भी वैलेंस ऑर्बिटल है, यही तो वैलेंस ऑर्बिटल है 4s और 3d, डी ब्लॉक में यही चलता है, जितनी भी वैलेंस ऑर्बिटल है, ऑल वैलेंस ऑर्बिटल आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। सभी वैलेंस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गई है। इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि सभी वैलेंस ऑर्बिटल एक जैसी हो गई है। एक जैसा कहीं भी हो, एक जैसा होने से स्टेबिलिटी आती है। इसका सबसे साधारण एग्जांपल ऐसा है कि जब भी किसी घर का बंटवारा होता है तो बच्चों के बीच चीजों को बराबर बांटा जाता है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा या कम दे देने से बाद में लड़ाई हो। यानी बंटवारा वही टिकता है जिसमें बराबरी, सिमेट्रिकल तरीके से चीजों को बांटा जाता है। तो कहीं भी चीजें सिमेट्रिकल होती हैं तो वो एटम स्टेबल होते हैं। अगर किसी एटम की वैलेंस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है, एक जैसी, तो वो एटम एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये बात नहीं जानता था, क्रोमियम जानता था, तो क्रोमियम ने अपने तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया। अब आप इसे छोटे से तरीके, छोटे से कुछ ही वर्डों में याद कर सकते हैं कि यहाँ 3d 5 और 4s 1 है। ठीक इसी तरीके से कॉपर में 3d 10 और 4s 1 है। आ रही मेरी सभी बातें समझ में, एक बार बताना, फिर आगे बता रहा हूं। आप सुनिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे नहीं हम, लेकिन ये नीचे से जो क्रोमियम है इसको हटाना है। अरे निखिल 11th में तो पढ़ा था भैया, आप बता दे कि आप समझ में आया कि नहीं। 11th में तो फीस भी दी थी भाई, तो अब नहीं देगा, देगा ना। सुनो, आप सुनो तो ये ऐसा हो गया कि भाई मेरे दिल में तसल्ली हो गई कि आप में से सभी को अब मैं किसी भी स्पीड में पढ़ा सकता हूँ। अब आप मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि सर आपने कोई चीज छोड़ी है, तो मैंने पूरी चीज बता दी है कि कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चलेगी। इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन आपको याद नहीं करना है, दो और बता रहा हूं, कोई भी आपको याद नहीं करना है किसी तरीके से, कोई अभी फिलहाल वो किसी काम नहीं आएगा। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इसके नीचे और भी ग्रुप, और भी पीरियड है, जैसे इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। अगर आप इट्रियम की लास्ट शेल देखेंगे तो उसमें आएगा 4d1 और 5s2, एक एक नंबर बढ़ जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, 3 से 4।
अगर आप टाइटेनियम, इसके नीचे एक और आता है, पता नहीं मैं भूल जाता हूं कुछ कुछ, हाफनियम, रदरफोर्डियम, ये लिख लीजिए यहां, इतना याद रखना है। ये मेरे को मालूम नहीं यहाँ क्या है यहाँ क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या है यहाँ क्या है, यहां लिख लीजिए, इससे फर्क पड़ता है। यहां जरूर लिखिएगा, यहां पर निकेल के बाद प्लेटिनम आता है, प्लेटिनम आता है। निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो अगर आप इनको लिख के याद कर लेते हैं तो आपको इनकी पोजीशन ध्यान रहती है, ये काम आता है बाद में, एक दिन आपको ये जरूर काम आएगा, देख लीजिएगा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और आप जिंक, कैडमियम, मरकरी, भाई जो भी मैं लिख रहा हूं वो इंडीड आपको याद करना है। लैंथेनम 5d1 6s2, ध्यान से देखिए, कहीं से नहीं लगता है कि लैंथेनम में कुछ गड़बड़ है, सही चल रहा है 3d 4d 5d, मगर लैंथेनम एक एक्सेप्शन है, एक्टीनियम भी एक एक्सेप्शन है, मगर अभी यहां ना लैंथेनम ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में आता है आगे चैप्टर में, तो ये इसी सीरियल वाइज चल रहा है, तो क्या दिक्कत हो रही है आपको, ऐसे चलाते रहिए 3d1 4d1 5d1 6d1, मगर ये दोनों एक्सेप्शन है। अब कोई गड़बड़ नहीं आएगी, जब आप आगे चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4d10 और 5s2। अब आप इससे आगे चलेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 5d10 और 6s2। अब आप यहां आगे चलेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा 6d10 7s2। ये 6d2 रहेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये भी 6d2 रहेगा, मगर एक खास बात ये है जहां जो नोट कर लीजिए कि इसका एटॉमिक नंबर 57 है, इसका 58 नहीं है, इसका 72 है, इसका एटॉमिक नंबर 89 है और इसका एटॉमिक नंबर 104 है। बीच के एलिमेंट गायब है, मगर देखिए कॉन्फ़िगरेशन की लय फिर भी नहीं बिगड़ी है। ओ 5d आना चाहिए ना, 5d2, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन की लय बिल्कुल नहीं बिगड़ी है, फ्लो फिर भी सही है, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। इस तरीके से टेबल बनी हुई है कि बीच में एलिमेंट है 14, मगर ये गड़बड़ नहीं हुआ है। इसको नोटिस करके माइंड में डालिए कि एक जगह ऐसी है जिसमें लैंथेनम और एक्टिनियम एक्सेप्शन है, मगर फिर भी उनकी कॉन्फ़िगरेशन लगता है जैसे एक्सेप्शन नहीं है। एक तो ये बात, दूसरी बात, लैंथेनम और हाफनियम के बीच में कई एलिमेंट है, फिर भी कॉन्फ़िगरेशन देख के लगता नहीं है कि ऐसा है। एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक 14 एलिमेंट है, लेकिन लग नहीं रहा है कि बीच में कुछ भी है। इनकी इसमें जितने भी एटम लिखे हैं उसमें ये जो 4 है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप प्रिंसिपल से लिखेंगे तो गड़बड़ आएगी, बाकी सब बिल्कुल प्रिंसिपल से लिखिए बिना किसी डाउट के। इन 4 को याद कीजिए और आगे चलिए, क्यों इन पे ही अटके रहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं सोचना है। ये 3D सीरीज है क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में फिल किए जा रहे हैं। अब मैं चिल्ला रहा हूं ऑनलाइन क्लास में 3D सीरीज 3D सीरीज, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है 3D सीरीज के, सोचना किसके बारे में, इसके बारे में सोचना है, इस 3D के बारे में। ये 4D सीरीज है, ये 5D, जब मैं बोलूं 5D, ये 6D सीरीज है। हम यहां पर कोई भी चीज ग्रुप में नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पीरियड में चलेगा, यानी सीरीज में चलेगा। हम एक साथ पढ़ेंगे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D और 6D, ये सीरीज का मैटर हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करते हैं। अब मुझे अगली चीज बतानी है जिस पर क्वेश्चन आता ही आता है कि ट्रांजिशन मेटल इन्हें क्यों कहते हैं, वो मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन पहले एक चीज बता दो। एक ना हेडिंग होती है जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, क्यों ना हम इसे बहुत प्यार से लिख लें, ये सोचकर कि हमें इसमें भी कोई डाउट ना आए आगे। जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ये आप वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ही लिख रहे हैं, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन्स की क्या कॉन्फ़िगरेशन है यही तो लिख रहे हैं। लेकिन जनरल शब्द जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है सभी के लिए। आप सभी के लिए एक लिखिए, सभी के लिए एक फॉर्मूला, तो सभी के लिए एक फॉर्मूला ऐसे बना हुआ है। ये 4th पीरियड है तो यहां 4 आ रहा है, ये एलिमेंट 5th पीरियड के है
तो इनके अंदर फिफ्थ आता है, ये सिक्स्थ पीरियड में आते हैं। ये तो सीरीज है, 3D सीरीज फोर्थ पीरियड में आती है, 4D सीरीज फिफ्थ पीरियड में आती है। पीरियड अलग है, सीरीज अलग है। दो एग्जांपल ऐसे लिख देता हूं बॉक्स में भाई, फोर्थ में 3D सीरीज है, फिफ्थ में 4D सीरीज है। तो ये जो एस वाला नंबर है ना, ये पीरियड से मैच करता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि अगर n पीरियड है, यानी एक एलिमेंट का पीरियड n है, जैसे कि आपको एग्जांपल ले लीजिए गोल्ड। अगर गोल्ड का पीरियड n है तो गोल्ड के लास्ट में NH2 तो आएगा ही आएगा। NH2 का मतलब पीरियड का नंबर लगा दीजिए। जैसे किसी ने कहा, मेरे से किसी ने कहा गोल्ड कहाँ आएगा, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने किसी से कहा कि गोल्ड कहाँ आएगा, तो उसने कहा कि भाई फिफ्थ पीरियड में आएगा। तो फिफ्थ सुनते ही मेरे को समझ में आ गया कि गोल्ड के लास्ट में 5H2 आएगा। एक तो फिक्स है। हाफनियम के लास्ट में क्या आएगा, 6H2, ये सिक्स्थ पीरियड में। रदरफोर्डियम के लास्ट में 7H2, लैंथेनम के लास्ट में 6H2, एक्टिनियम 7H2, सबके लास्ट में NH2 तो आएगा ही। n क्या होगा, पीरियड का नंबर। फिर एक नंबर छोटा भी आएगा, n-1, अकेला n ही नहीं आएगा। जैसे ये तो पीरियड से मैच कर रहा है 4 4, और अगला नंबर पीरियड से एक छोटा है n-1, n पीरियड है, और ये d है। अब d में 1 से लेकर 10 तक चेंज होता रहता है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का बिल्कुल साफ साफ मीनिंग समझ लीजिए कि अगर किसी एटम का पीरियड n है तो उसके लास्ट में NH2 आएगा। जैसे इसका पीरियड, इस एटम का पीरियड थर्ड है, फोर्थ है, तो इसके लास्ट में 4H2 आ रहा है पीरियड नंबर। और आगे भी एक नंबर आएगा जो पीरियड से एक नंबर छोटा होगा और उसके पीछे डी लिखा होगा। पीरियड से एक नंबर छोटा और डी, और डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से लेकर 10 तक चेंज होते रहे। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर से। अब सुनिए भाई, ये ट्रांजिशन मेटल क्या चीज होती है, इस पे सवाल आता है। ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन मैं आपको हिंदी में लिख के देता हूं। मेटल जिनमें वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस डी ऑर्बिटल, या मेटल जिनमें डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो मेटल जिनके लास्ट शेल में जो डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। जैसे वैनेडियम, अगर कोई वैनेडियम को ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में डालता है तो वैनेडियम में उसके लिए क्या खासियत होनी चाहिए, वैनेडियम में उसके लिए खासियत ये होनी चाहिए कि वैनेडियम में जो डी, लास्ट में जो डी आ रहा है और 4s आ रहा है, 4s से कोई मतलब नहीं है। अब कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले पूरी। तो वैनेडियम में जो डी ऑर्बिटल आ रही है लास्ट में, क्या उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है? हाँ, तो वैनेडियम ट्रांजिशन मेटल है, क्योंकि वैनेडियम के डी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये डेफिनेशन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो जाता है, वो तो एक बात की बात है। अगर इस हिसाब से देखें तो क्या कॉपर है? क्योंकि कॉपर में तो डी में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या कॉपर ट्रांजिशन मेटल है? तो यहां पे डेफिनेशन का दूसरा पार्ट काम आएगा, वो ये कि या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक फॉर्म में हो, या एटॉमिक फॉर्म है, या एलिमेंटल, इसको एटॉमिक और एलिमेंटल दोनों बोलते हैं। या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक फॉर्म में हो, या सिंगल इलेक्ट्रॉन जब ये आयन बनेगा, कौन सा आयन? मोस्ट स्टेबल स्टेट जो है इसकी। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है? देखिए, कोई एटम जिस स्टेट में पाया जा रहा है वो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट ही होती है, इसीलिए वो पाया जा रहा है। कॉपर सिंगल प्लस भी बनाता है
और इवन वो 3+4+ भी बना सकता है, हम उसको बनवा सकते हैं, मगर वो स्टेबल नहीं है। वो खुद क्या बनाता है, +2, तो +2 स्टेबल है। मैग्नीज +3 +4 +5 +6 बना लेता है, तो ये मैग्नीज अपने आप करता है जो, तो ये मैग्नीज की स्टेबल स्टेट है, इसलिए वो मैग्नीज ऐसा कर लेता है। स्टेबल स्टेट का मतलब है चार्ज, स्टेबल चार्ज। तो कॉपर जब 2+ बनाता है, तो कॉपर अगर 2+ बनाता है, तो जब कॉपर 2+ बनाएगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जाएगी। 4s में सिंगल था, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4s में सिंगल है, ये हटा दो, एक ये हटा दो, 2+ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये सिंगल हो गया, तो ये अनपेयर्ड है। तो यानी अनपेयर्ड होने के लिए दो रूल है, कि दो चांस है कि भाई या तो एटॉमिक फॉर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मान लो एटॉमिक फॉर्म में अनपेयर्ड नहीं है, तो एक चांस और मैं कॉपर को दे रहा हूं कि क्या आप अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट दिखा सकते हैं जब आप चार्ज अटेन करते हैं, कोई ऐसा चार्ज जो आप ज्यादातर अटेन करते हैं, और जब वो चार्ज आप अटेन करते हैं तो क्या आपके तब लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है डी में? तो कॉपर ने कहा 2+ में होता है, तो फिर कॉपर को भी इस कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो ट्रांजिशन मेटल, मेटल जिनमें डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या तो एटॉमिक फॉर्म में, या तो एटॉमिक फॉर्म में, या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या जिंक, इस पे मार्क कर दूं, ठीक से अलग दिखे बिल्कुल, क्या जिंक ट्रांजिशन मेटल है? देखते हैं। अगर मैं जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो जिंक में लास्ट शेल में 3d10 है, 1 2 3, ये क्वेश्चन आता है जी पेपर में हर साल, 3 के नंबर है, 3d10। तो जिंक में लास्ट शेल में 3d10 है, और 4s2, तो यहां पे ये फेल हो गया, नॉट ए ट्रांजिशन मेटल। लेकिन जिंक कह रहा है एक मौका और दीजिए, मैं आपको अपनी स्टेबल स्टेट दिखाता हूं। तो इसने स्टेबल स्टेट एक ही होती है इसकी, एक ही चार्ज अटेन करता है Zn2+, तो Zn2+ में भी ये दो चले जाएंगे, तो फिर भी जो डी है वो फुली फील्ड ही है, तो स्टिल नॉट ए ट्रांजिशन मेटल। तो जिंक कोई ट्रांजिशन मेटल नहीं है, मगर जिंक डी ब्लॉक में आता है। डी ब्लॉक में आना और ट्रांजिशन होना एक दो अलग अलग बात हो गई। जिंक की तरह ही कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन मेटल नहीं है। सिल्वर के बारे में पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सिल्वर एक ट्रांजिशन मेटल है? तो हाँ जी, कॉपर की तरह आंसर कर देना है, जैसे कॉपर पे सवाल है वैसे सिल्वर पे, दोनों एक ही तो है, एक ही जैसी कॉन्फ़िगरेशन है। तो जैसे कॉपर आप कहेंगे जब सिल्वर 2+ बनाता है तो उसके लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है। तो ये इंट्रोडक्शन है। अब देखिए आप, ये 3 पेज थे, आप बोर होते पढ़ते, मैंने आपको ये 3 पेज पढ़ा दिए, जिससे आपके मन में ये भी नहीं रहेगा कि यहाँ कुछ लिखा तो नहीं है, छोटी छोटी डिटेल है। ये पेज थे भाई, इसमें आपका इंट्रोडक्शन था, ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, ये हमें पढ़ना होगा आगे से, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चैप्टर यहाँ से टफ होगा, अगर आप ऑफ करेंगे, छुट्टी मारेंगे, नहीं सुनेंगे मेरी बात, तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने आप मुझे और परेशान कर सकते हैं, 1.5-2 महीने, या 1-1.5 महीना और कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद अब अपने हवाले हैं, करिए जो भी करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक डी ब्लॉक चले किसी भी हालत में छुट्टी नहीं मारनी। चलिए